क्या इस देश के प्रधानमंत्री जानते हैं कि जब एंटी टेरर सेल ने मेरे घर में रेड मारा था, मेरी मां मेरे घर में मौजूद थी। 48 घंटे तक मेरी मां के हाथ कांपते रहे। मेरी मां को अगर कुछ हो जाता तो जिम्मेदार कौन होता इसका? तू सवाल तो पूछ, हक है तेरा, फर्ज है तेरा। किसी की खैरात, किसी का एहसान नहीं तुझ पर, मगर शर्त है अंदाज़े बयां हो बेखौफ, अंदाज़े बयां हो स्पष्ट, अंदाज़े बयां हो बेबाक। हां, उस लफ्ज को याद रखो, अंदाज़े बयां हो बेबाक। बेबाक आसान नहीं है अभिसार शर्मा होना। पिछले 48 घंटों में मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है कि मैं लगातार सोच रहा था कि यह खबर मैं आपके सामने लाऊं या ना लाऊं, क्योंकि मेरा मकसद रहा है कि कभी खुद खबर ना बनूं। मगर पिछले 3 हफ्तों से मेरे साथ 2 बड़ी घटनाएं हुई हैं जो अब तक मैंने आपके सामने पेश नहीं की। पिछले 48 घंटों में मुझसे इस देश के एक ताकतवर व्यक्ति ने मुलाकात की, उसके एजेंट ने मुलाकात की और मुझसे कहा कि आप मेरे खिलाफ खबर करना बंद कर दें। 3 हफ्ते पहले मुझे ईडी ने, प्रवर्तन निदेशालय ने बुलाया। पिछले 8 सालों में मेरे तमाम बैंक स्टेटमेंट, तमाम जो दस्तावेज हैं वो लेकर और 12 घंटे मुझसे पूछताछ की। यह पूछताछ आसान नहीं थी मेरे लिए और इसकी तैयारी और भी ज्यादा मुश्किल, क्योंकि पिछले 8 साल के जितने भी मेरे बैंक स्टेटमेंट थे वो सब मुझे डाउनलोड करने पड़े, खंगालने पड़े, पढ़ने पड़े, अपना वक्त बर्बाद करना पड़ा, ईडी में जाना पड़ा और पूरे दिन बैठकर उन सवालों का जवाब देना पड़ा जो मैं 4 साल पहले दे चुका था। सही सुना आपने, 4 साल पहले ईडी मुझसे पूछताछ कर चुकी थी। वही सवाल दोबारा उन्होंने 4 साल बाद किए। मगर पिछले 2 दिन में जो घटना हुई है वो आपको बताना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि इस घटना ने कई सवाल उठाए हैं। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, एक शख्स हैं जिन्हें मैं पिछले 20 सालों से जानता हूं। उन्होंने मुझे कॉल किया और उन्होंने मुझसे कहा कि अभिसार मैं आपसे मिलना चाहता हूं, और वो लगातार मुझसे कह रहे थे। दोस्तों, मैं ज्यादातर लोगों से मिलता नहीं हूं, मैं अपनी जिंदगी में मस्त रहता हूं। मेरे दोस्त भी बहुत सीमित हैं और जब से मेरे घर में एंटी टेरर सेल ने, दिल्ली पुलिस ने रेड मारी है, उसके बाद तो मेरे और भी कम दोस्त हो गए। तो यह व्यक्ति मुझसे लगातार मिलने की कोशिश कर रहे थे। इत्तेफाकन यह व्यक्ति उस वक्त मुझे लग रहा था एक ऐसे ग्रुप से जुड़े हुए थे जिससे सरकार पहले परेशान कर रही थी। वो लगातार मुझसे कह रहे थे कि आप मुझसे मिलिए, और फिर परसों मैंने उनके साथ मुलाकात की और जब मैं उनसे मिला तो उन्होंने कहा कि मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि मैं एक खास समूह में काम करता हूं, एक खास ग्रुप में काम करता हूं, और अगर मैंने आपको फोन पर बता दिया होता तो शायद आप मुझसे नहीं मिलते। उन्होंने मुझे अपना विजिटिंग कार्ड दिखाया और उस विजिटिंग कार्ड में वो जिस संस्था या जिस समूह से जुड़े हुए थे उसका जिक्र था। और फिर उन्होंने मुझे 2 बातें बताई जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। दोस्तों, पहली बात उन्होंने कही कि यह शख्स जिसके अंडर वो काम करते हैं, जिसके लिए वो काम करते हैं, इत्तेफाकन दोस्तों यह शख्स इस देश में जो 5 सबसे ज्यादा ताकतवर लोग हैं उनमें शुमार है। यह वो शख्स है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का परम मित्र है। इसके अलावा मुझे आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तो यह जो एजेंट था इस ताकतवर शख्स का, उन्होंने कहा कि भाई साहब ने हमसे कहा है कि हमसे सिर्फ 2 पत्रकार मैनेज नहीं हो पा रहे हैं। एक उन्होंने मेरा नाम लिया और दूसरा उन्होंने रवीश कुमार का नाम लिया, और उन्होंने कहा कि देखिए, इनसे कुछ कहिए, क्या ये जो लगातार हमारे खिलाफ शोज करते रहते हैं, क्या इस पर कुछ किया जा सकता है? तब यह व्यक्ति जो उनका एजेंट बन के आया था, जो मुझे पिछले 15-20 सालों से जानता है, जो मुझे लग रहा था कि मेरे एक अच्छे दोस्त हैं,
उन्होंने उस ताकतवर शख्स को बताया कि देखिए, रवीश को तो मैं नहीं जानता हूं, मगर अभिसार को मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, और मैं अभिसार से अपील करूंगा कि आपके खिलाफ शोज करना बंद कर दें। और फिर इस शख्स ने हाथ जोड़कर चेहरे पर मुस्कान के साथ मुझसे कहा कि अभिसार, आप उनके खिलाफ शोज करना बंद कर दें। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए, पहली बात, आप जिस शख्स की बात लेकर आए हैं, मेरा उनके खिलाफ कोई एजेंडा नहीं है। मैं एक पत्रकार हूं, और जाहिर सी बात है, जब कोई खबर आती है तब मैं उनके खिलाफ खबर करता हूं। अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी उनके बारे में कुछ कह रही है तो मैं खबर करूंगा। अगर एक अंतर्राष्ट्रीय अदालत उनके बारे में कुछ कह रही है तो मैं खबर करूंगा। स्वाभाविक सी बात है, मैं उसके अलावा कुछ नहीं कर रहा हूं। मैंने उनको यह भी बताया कि रवीश क्या कर रहे हैं उसके प्रति मैं जवाबदेह नहीं हूं। रवीश एक जिम्मेदार पत्रकार हैं, और वो भी तथ्यों के साथ खबर करते हैं। क्योंकि अगर मैं और रवीश तथ्यों के साथ खबर नहीं कर रहे होते तो आपने अब तक मेरे खिलाफ मुकदमा कर दिया होता। अब तक आप नहीं कर पाए क्योंकि आपको ऐसा कुछ मिला नहीं है। तब इस व्यक्ति ने मुझसे फिर कहा कि छोड़िए ना, अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी उनके बारे में कुछ कहती है, अदालत उनके बारे में कुछ कहती है, तो आपको क्या जरूरत है। मैंने बोला, आपको समझना पड़ेगा कि मैं एक पत्रकार हूं, एक ऐसे दौर में जब गोदी मीडिया पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के सामने नतमस्तक है। और यहां सवाल सिर्फ नतमस्तक होने का नहीं है, हम उस दौर में जी रहे हैं जहां यह गोदी मीडिया दंगाई बन गया है। हर रोज प्राइम टाइम में जो खबरें प्रसारित होती हैं, उसका मकसद सिर्फ इस समाज में दंगा करना है। वो लोग बुनियादी खबरें नहीं करते हैं, और यही वजह है कि इस खबर को पूरे तथ्यों के साथ मैं अपने दर्शकों के सामने रखता हूं। तब मैंने उनसे कहा कि आप जानते हैं कि जब मैंने आपके बॉस को लेकर एक खबर की थी, तब उनका जो एक कॉम्पिटिटर ग्रुप था, यानी उनकी प्रतिस्पर्धा में एक समूह था, उनके एक नुमाइंदे ने मुझे कॉल किया और मुझसे कहा कि वाह बिसार, क्या शानदार खबर आपने की है। लोगों में हिम्मत नहीं हो रही थी, मगर आपने वो खबर की है। सलाम आपके जज्बे को। फिर इस व्यक्ति ने मुझसे यह भी कहा कि अभिसार, आप आइए, मुझसे मिलिए, मैं आपको अपने समूह के ताकतवर लोगों से मिलाना चाहूंगा। तो मैंने इस व्यक्ति से कहा कि मैं आपको आज से नहीं, 1997 से जानता हूं, और मैं आपके साथ 2 संस्थाओं में काम कर चुका हूं, जी न्यूज और उसके बाद बीबीसी। मगर पिछले कई सालों से आपने मुझे कॉल नहीं किया। आपने मुझे तब कॉल किया जब मैंने देश के उस ताकतवर शख्स के खिलाफ खबर की, शो किया, तब आपने मुझे कॉल किया। तो यह आपकी कैसी दोस्ती है? और आपको क्या लगता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप मुझे क्यों मिलना चाहते हैं? वो बातचीत मेरी वहीं उनसे बंद हो गई, और यही बात मैंने उस ताकतवर शख्स के एजेंट को बताई। तब वो मुस्कुराने लगा और कहा कि मैं उसके जैसा नहीं हूं। मगर तभी हम जिस कमरे में बैठे हुए थे, बाय द वे मैं आपको बता दूं, ये जो ताकतवर शख्स का एजेंट था, जब उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आपसे मुलाकात करना चाहता हूं, तो मैंने उनसे कहा कि हम किसी रेस्टोरेंट में मुलाकात करते हैं। तब इसने मुझसे कहा था कि नहीं नहीं नहीं, मैं आपसे क्लब में मुलाकात करूंगा, और इस क्लब में मेरा एक लाउंज है, एक अपना कमरा है, हम वहां मुलाकात करते हैं। तो मैं वहां उनसे मिला। तो जब ये बातें हो रही थी दोस्तों, तभी अचानक दरवाजा खुलता है और एक शख्स आता है। उसके हाथ में एक ब्राउन एनवलप होता है, लिफाफा होता है, और दूसरे हाथ में ढेर सारा कैश। और वो अंदर घुसते ही कहता है कि मैं इतने लाख रुपए लेकर आया हूं। और वो पैसे लेकर अंदर आ रहा होता है और अचानक उसे टेबल पर रख देता है। मेरी नजरें उस ताकतवर शख्स के एजेंट की आंखों की तरफ जाती है, जिन्हें मैं पिछले 15 सालों से जानता हूं, और मैं देखता हूं उसके चेहरे पर एक मंद सी मुस्कान है। मैं नहीं जानता हूं वो क्या कहने की कोशिश कर रहे थे। और फिर अचानक वो पैसा जो टेबल पर रखा होता है, वो व्यक्ति उठता है और रूम के बाहर चले जाता है कि अभिसार, मुझे कुछ काम है, मैं आ रहा हूं थोड़ी देर में। दोस्तों, उस वक्त न जाने मुझे क्या हुआ, मुझे एक अजीब सी घबराहट, एक अजीब सी व्याकुलता शुरू हो गई। मैंने सोचा कि क्या कुछ होने वाला है? क्या कोई रेड पड़ने वाली है? क्या कोई अचानक अभी रूम में घुसेगा? क्योंकि मेरे सामने उस कमरे के अंदर कैश था, लाखों रुपए कैश था। और यह व्यक्ति जो मुझसे कह रहा था कि उस ताकतवर शख्स के खिलाफ खबरें करना बंद करो, वो अचानक बाहर चला गया अपने पैसे छोड़कर। मैं अचानक उठा और बाहर चला गया।
और मैंने अपने एक दोस्त को कॉल किया और उससे बात करने लग गया। मैंने सोचा कि जिस क्लब में मैंने उनसे मुलाकात की थी, मैं दूसरे दरवाजे से बाहर निकल जाता हूं, क्योंकि उस वक्त मुझे लगने लगा था कि अभी अचानक पुलिस धावा बोलेगी, अंदर घुस जाएगी और कहेगी देखिए ये रिश्वत का पैसा है, ये ब्लैकमेल कर रहा था। और मुझे ऐसा लग रहा था, हो सकता है मैं गलत हूं, मुझे ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कि इसके बाद मुझे गिरफ्तार किया जाए, या जैसे मैंने कहा, ये मेरी सोच थी दोस्तों। मैं बाहर चला गया और मैं फोन पर बात करने लगा, और तभी थोड़ी आगे जाकर वही एजेंट मुझे दिखाई देता है जिसे मैं पिछले 15-20 सालों से जानता हूं। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए अब मैं जाना चाहता हूं, मेरे बेटे का कॉल आ गया है, उसकी कुछ प्रॉब्लम है और मैं जाना चाहता हूं। अरे अरे जाइए मत, अभी तो कॉफी आनी है, हमें बातें करनी है। मैंने बोला मुझे आपसे कुछ बातें नहीं करनी है, मुझे जाना है। अरे चलिए तो सही। वो मेरा हाथ पकड़कर अंदर ले गए दोस्तों, और उन्होंने कहा कि मेरे पेशकश के बारे में आप क्या सोच रहे हैं। मैंने बोला मैं कुछ नहीं सोच रहा हूं, मैं वही करूंगा जो मैं करता आया हूं। कॉफी आ गई, मैंने 2-3 सिप लिए, मैं उठा और चला गया। ये व्यक्ति मेरे साथ लिफ्ट तक गया और उसके बाद मैं चला गया। उसके बाद दोस्तों, ये मैंने अपनी पत्नी, अपने मां बाप, यहां तक कि रवीश के साथ भी इसे शेयर किया। और रवीश ने मुझे बताया, अभिसार शायद तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, या हो सकता है 2-3 मिनट का कुछ खेला हो गया हो, मगर इस मुलाकात का मकसद तुम्हें रिश्वत ऑफर करना नहीं था। इस मुलाकात का मकसद तुम्हें फंसाना था। हो सकता है कि एक टीम इंतजार कर रही हो, और यह भी हो सकता है कि मैं चूंकि बाहर आ गया था तो वह प्लान अंजाम में ना चढ़ा हो। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, यह जो दूसरी थ्योरी मैं आपको बता रहा हूं, यह पूरी तरह से मेरी सोच है, या जैसे मैंने बताया रवीश ने जिस तरह से उसे एनालाइज किया, और सिर्फ रवीश ने नहीं, अन्य कई लोगों ने बताया कि अभिसार तुम्हें कोई रिश्वत नहीं दे सकता, मगर हो सकता है कि तुम्हें फंसाने की कोशिश की जा रही हो। क्योंकि सबसे बड़ी बात दोस्तों, अगर आपको पैसों की मौजूदगी में गिरफ्तार किया जाता है, तब आप कहां साबित करते फिरेंगे कि ये पैसे आपकी जेब में नहीं थे, आपकी जेब में नहीं जा रहे थे। आप जानते हैं इस सरकार से सवाल करने वाले लोगों को किस तरह से फंसाया जाता है, किस तरह से एनडीटीवी, क्विंट, न्यूज क्लिक, एचडब्ल्यू न्यूज पर रेड मारी गई, उन्हें बर्बाद करने की कोशिश की। एनडीटीवी का मालिकाना हक ही पलट गया। वो एनडीटीवी जो सत्ता से सवाल करता था, आज उसकी क्या हालत है आप सब जानते हैं दोस्तों। मैं चला गया, और उसके बाद वो शख्स जिसे मैं 15-20 सालों से जानता था, मैंने उस व्यक्ति को ब्लॉक कर दिया। और तब मैं तमाम बातें फोन में अपने वाइफ को बता रहा था, अपनी पत्नी को बता रहा था। आप जानते हैं, मेरा ड्राइवर बैठा हुआ था, और मेरे ड्राइवर ने कहा कि सर आपने कॉफी क्यों पी। मैंने बोला क्यों। उसने कहा सर कॉफी में कुछ मिला होता तो मैंने बोला यार कोई जहर देके थोड़ा ना मारेगा। आप देखिए वो ड्राइवर जो मुझसे कम पढ़ा लिखा है, उसने क्या कहा। उसने कहा सर कॉफी में कुछ ऐसा भी तो मिला हो सकता था जिससे आपके होश जो हैं, आप बेहोश हो जाते, या आप थोड़े से हिल जाते, और आपकी उस अवस्था में कुछ भी किया जा सकता था। जैसे मैंने कहा दोस्तों, हम सामान्य जिंदगी नहीं बिता रहे हैं। और मैं आपसे क्यों कह रहा हूं, क्योंकि पिछले कई सालों में मुझ पर झूठे इनकम टैक्स केसेस हुए। आपको समझना पड़ेगा कि मैं ये खबर आपके सामने क्यों ला रहा हूं। ये इकलौती खबर नहीं है। 2016 में मेरी वाइफ का ट्रांसफर हुआ था मेरठ, उन्हें और दूर फेंक दिया गया। 2016 से आज 2025 मेरी वाइफ हमसे दूर रह रही हैं। जबकि आप जानते हैं कि सरकारी विभागों में महिलाओं के प्रति थोड़ी सहानुभूति होती है, और उन्हें इस बात की इजाजत होती है कि वो अपने परिवार के साथ रह सकें। अपने बच्चों की परवरिश मैं कर रहा हूं, और मुझे इसमें कोई तकलीफ नहीं है। मैं एक ऐसा पिता हूं जो अपने बच्चों से जुड़ा हुआ हूं। मुझे उनकी परवरिश अकेले करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं और मेरी वाइफ एक टीम है, हमने अपने किरदार बांटे हुए हैं, और मैं वैसा ही करता हूं, हम भी वैसे ही करते हैं। तो जैसे मैंने बताया, मेरी वाइफ की पोस्टिंग बाहर कर दी गई, उनके प्रमोशन को 1 साल तक रोक कर रखा गया। बात वहां नहीं रुकी, हम पर 14 करोड़ की टैक्स चोरी का केस हुआ। और आपको याद होगा कि सोशल मीडिया में इसको लेकर कितना दुष्प्रचार चलाया गया था। भारतीय जनता पार्टी के 2 प्रवक्ता प्रेम शुक्ला और संजू वर्मा, इन्होंने मेरे परिवार के खिलाफ जहर उगला था।
भारतीय जनता पार्टी का एक और वाहियात प्रवक्ता है प्रदीप भंडारी, पद्दू भंडारी मैं कहता हूं उसको, उस नीच आदमी ने मेरी पत्नी को टारगेट किया था। उसके बाद यह मामला अदालत में जाता है और हम वो केस जीत जाते हैं। और ये इतने नीच लोग हैं, ये माफी भी नहीं मांगी इन्होंने। उसके बाद याद कीजिएगा दोस्तों, HW न्यूज पर इनकम टैक्स की रेड पड़ती है। उन्हें इतना परेशान किया जाता है कि उनका हिंदी विभाग बंद हो जाता है। HW न्यूज के लिए मैं सुनिए सरकार कर रहा था। फिर याद कीजिए न्यूज क्लिक, पहले ईडी की रेड, फिर इनकम टैक्स की रेड और उसके बाद एंटी टेरर सेल। मेरे घर में 2023 में, अक्टूबर 2023 में एंटी टेरर सेल घुसता है। मेरे बच्चों की आंखों के सामने वो एंटी टेरर सेल आता है और मुझसे कहता है कि आपके आतंकवादियों के साथ रिश्ते हैं। वो पूछताछ 3 दिन तक चली थी दोस्तों। यही वजह है कि मेरे साथ जो भी घटना घटती है मैं उसे बहुत गंभीरता से लेता हूं। तो यह बात तो थी उस ताकतवर शख्स के मुझसे संपर्क साधने की कोशिश और उसमें उन्होंने क्या क्या कहा। मैं स्पष्ट कर दूं कि मुझे जो लग रहा था कि मुझे फंसाने की कोशिश थी, हो सकता है यह कल्पना हो सकता है यह मेरी अपनी थ्योरी, हो सकता है वो ये कोशिश कर रहे हों कि लाखों रुपए मेरे सामने रखकर मुझे ललचाया जाए और फिर मैं उस ग्रुप के लिए या उस ग्रुप के खिलाफ, उस ताकतवर शख्स के खिलाफ खबरें करना बंद कर दूं। क्योंकि मैं आपको बतलाना चाहता हूं, मेरी जानकारी में कम से कम 2 ऐसे पत्रकार हैं जिन्हें उस ताकतवर शख्स ने मैनेज कर लिया है और यह गोदी मीडिया के पत्रकार नहीं है। मैं उसकी चर्चा नहीं करना चाहता हूं, आप में से कई लोग उन्हें जानते हैं। अब दूसरी खबर मैं आपको बताना चाहता हूं। 1 महीने पहले मैं अपने बेटे के साथ केरल यात्रा पर था और उसी बीच मुझे कॉल आता है ईडी का, प्रवर्तन निदेशालय का, वो ईडी जो विपक्ष को टारगेट कर रहा है, सरकार से सवाल करने वालों को परेशान कर रहा है। और उन्होंने कहा कि आपको फलाना तारीख को आना है, आप घर में नहीं हैं। मैंने उनसे कहा मैं केरल में हूं, मैं आपकी जानकारी, आपकी जो भी रिपोर्ट है मैं वो ग्रहण नहीं कर सकता, मगर मैंने उनसे कहा कि आप मुझे ईमेल कर दीजिए और उसमें मैं रिसीव्ड कर दूंगा और जिस तारीख में आपने बुलाया है मैं आ जाऊंगा। आप जानते हैं उन्होंने जो मुझे हाजिर होने के लिए कहा था उसमें उन्होंने कहा कि मैं पिछले 8 सालों के अपने बैंक स्टेटमेंट, अपने GST स्टेटमेंट, यानी कि पिछले 8 सालों में मेरे तमाम बैंक स्टेटमेंट, उसका प्रिंट आउट, उसकी जानकारी, उसे पढ़ना, उसका अध्ययन करना, ये सारी चीजें लेकर मुझे उनके पास पहुंचना था। और दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि 2021 में, आज से 4 साल पहले, ईडी ने मुझे बुलाया था और यह सारी जानकारी उन्होंने हासिल कर ली थी। 4 साल बाद फिर से बुलाया उन्होंने और वही सवाल एक बार फिर। और यह मत भूलिए दोस्तों कि साल 2016-15 से इनकम टैक्स ने मेरे खिलाफ 14 करोड़ की टैक्स चोरी का केस किया था। मैं हर 2 महीने इनकम टैक्स के दफ्तर में होता था, सवालों के जवाब दे रहा होता था। मामला अदालत में गया और हम जीत गए। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि जिन इनकम टैक्स के अधिकारियों ने अभिसार शर्मा और उनकी पत्नी के खिलाफ उन्हें परेशान करने के लिए ये तमाम केसेस किए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। यह अदालत का आदेश था दोस्तों। हमें इतनी शानदार जीत मिली थी और जाहिर सी बात है क्योंकि हमें इतनी शानदार जीत मिली थी और क्योंकि यह सरकार भी जानती थी कि वो केस पूरी तरह से बेहुदा था, उन्होंने इसके खिलाफ अपील तक नहीं की। मामला वहां रफा दफा हो गया। अब ये जो ईडी की मैं बात कर रहा था दोस्तों, उन्होंने मुझे बुलाया, सुबह 10:30 बजे मुझे पहुंचा और शाम को करीब 8:30 या 9:30 बजे छोड़ा। और मैं अपने सारे बैंक स्टेटमेंट को लेकर उन्हें एक एक एंट्री को लेकर जवाब दे रहा था कि यह पैसा कहां से आया, वो कहां से आया, यह तमाम कहां से आया। दोस्तों, मैंने अपनी जिंदगी एक साधना के तौर पर बिताई है। मेरे बैंक स्टेटमेंट में एक एक एंट्री, कहां से पैसा आया, कहां से गया, ये सारी चीजें पारदर्शी हैं। आप मुझे बताइए इस वक्त कौन सा पत्रकार है जिसे इनकम टैक्स ने परेशान किया है?
ईडी ने परेशान किया और सबसे बड़ी बात, दिल्ली पुलिस के एंटी टेरर सेल ने उनके घर में धावा बुलाए। एक भी पत्रकार बता दीजिए, कोई नहीं है, कोई भी नहीं। बावजूद इसके मैं सत्ता से सवाल करता हूं। क्यों करता हूं? क्योंकि मेरे पास ऐसा कुछ छुपाने को नहीं है। मेरे बैंक अकाउंट में ऐसा कुछ नहीं है कि सरकार मुझे परेशान कर सके। मेरी अलमारी में, घर की अलमारी में ऐसे कोई राज नहीं है कि यह सरकार मुझे परेशान कर सके। मैं डंके की चोट पर सवाल करता हूं और पीछे नहीं हटने वाला हूं, अब भी करूंगा। मगर यह खबर मैं आपके सामने क्यों लेकर आया हूं? यह बतलाने के लिए कि आसान नहीं है अभिसार शर्मा होना। अभी कुछ ही दिनों में मेरे बेटे का एडमिशन होने वाला है कॉलेज में, और उससे ठीक पहले यह किया गया मेरे साथ। मुझे लगता है कि मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही थी, जैसा मेरे कई दोस्त मुझे बता रहे हैं। अगर वो लोग कामयाब हो जाते दोस्तों, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं गोदी मीडिया में मेरे खिलाफ कितना जहर चलता, क्या क्या नहीं कहा जाता। मेरे बच्चों को बदनाम किया जाता, मेरी पत्नी को बदनाम किया जाता, मेरे मां बाप किस टेंशन से गुजरते। क्या इस देश के प्रधानमंत्री जानते हैं कि जब एंटी टेरर सेल ने मेरे घर में रेड मारा था, मेरी मां मेरे घर में मौजूद थी। 48 घंटे तक मेरी मां के हाथ कांपते रहे। मेरी मां को अगर कुछ हो जाता तो जिम्मेदार कौन होता इसका? मैं आपसे एक बात बताता हूं दोस्तों, अंडरवर्ल्ड में भी जब मुकाबला होता है ना, दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन, तब भी उनमें एक उसूल होता है कि परिवारों पर निशाना नहीं साधा जाएगा। ये इतने नीच लोग हैं कि ये लोग आपके परिवार पर निशाना साधते हैं। ये लोगों ने मेरी पत्नी पर निशाना साधा, मेरे ससुर को नहीं बख्शा। और जैसे मैंने बताया, तुम ये जो तमाम झूठ के आधार पर मुझे टारगेट कर रहे हो, उसका असर मेरे मां बाप पर पड़ता है। मेरे पिता 80 साल से ऊपर हैं, मेरी मां 70 साल में है, 72-73 साल की हैं। वो युवा नहीं है, मानसिक तौर पर वो इतने ताकतवर भी नहीं है। हालांकि मेरी मां बहुत ताकतवर है। मेरी मां से आप मिलेंगे ना, वो बहुत ही कमजोर हैं दिखने में, मगर वो बहुत ताकतवर है। और मैं क्यों तुम्हारा सामना कर लेता हूं? क्योंकि मुझ पर 3 औरतों का प्रभाव है, मेरी मां, मेरी पत्नी और मेरी बेटी। 3 इस दुनिया की सबसे ताकतवर महिलाएं मेरे लिए। शर्म आनी चाहिए तुमको। मगर एक बात याद रख लो, मैं पीछे नहीं हटने वाला हूं। तुम चाहे जितना धमकाओ, जितने ईडी केसेस करो, जितने इनकम टैक्स केसेस करो, मैं पीछे नहीं हटने वाला हूं। मैं डंके की चोट पर खबर करते रहूंगा। अब तुम्हारे पास एक विकल्प रह गया है कि मुझे खत्म कर दो। उसके अलावा तुम कुछ नहीं कर सकते मेरा, कुछ नहीं कर सकते तुम मेरा। मैं ये भी नहीं कह सकता हूं कि अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, या कहना चाहिए, क्योंकि ये मेरा पंच लाइन है कि सवाल तो किए जाएंगे, जवाब तो मांगे जाएंगे। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।